ये कहानी है शौर्य की, जो एक सीधा साधा कॉलेज का स्टूडेंट, और कॉलेज में लड़कों से रोज पिटने वाला, और हॉस्टल में सबके लिए पैसे लेकर सामना लाने ले जाना का काम करता है, और अपनी इसी गरीबी की कारण से उसे अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा मिलता है। उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं। शौर्य अपनी फूटी किस्मत को कोसता है, पर उसकी किस्मत में तो क्या क्या लिखा था वो उसे भी नहीं पता था। वो दुनिया के टॉप 10 अमीर परिवारों में से एक अग्रवाल परिवार का बड़ा बेटा था, यानी दुनिया के सबसे अमीरों में से एक। क्या करेगा शौर्य अपनी इस नई पहचान के साथ? क्या वो करेगा पासा पलट? यह जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर शौर्य। लड़कों के हॉस्टल में रात के 9 बज रहे थे। शौर्य, तुम जाओ, पहली मंजिल के हॉस्टल रूम नंबर 101 में जाओ और मेरा लैपटॉप ऊपर ले आओ। अगले दरवाजे के हॉस्टल से गोरे बालों वाला एक लड़का शौर्य के हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलता है और फिर 100 रुपए फर्श पर गिरा देता है, फिर मुड़कर चला जाता है। वैसे कृपया मुझे नीचे सुपरमार्केट से मिनरल वाटर की एक बोतल भी लाकर दे दो। गोरे बालों वाला छात्र मुड़ता है और फिर फर्श पर 200 रुपये और गिरा देता है। बोतल बंद मिनरल वाटर के लिए 100 रुपए और उसके लिए काम चलाने के लिए 100 का नोट भी। अरे मोहित, तुम्हारे हॉस्टल के लोग हमेशा शौर्य से तुम्हारे लिए काम करने के लिए क्यों कहते हैं? तुम लोग इतने बदमाश क्यों हो? शौर्य के हॉस्टल में लोगों ने ठंडे अंदाज में पूछा, क्योंकि वे अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हा हा हा, शौर्य आपके हॉस्टल में रहता है और आप उसे अभी तक नहीं समझते। अगर आप उसे 100 रुपए देते हैं तो वह आपके कहने पर गंदगी भी खा लेगा। मोहित ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया। फिर हॉस्टल छोड़ने से पहले जोर से हंसा। शौर्य का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, क्योंकि उसने सुनहरे बालों वाले उस आदमी की बात अनसुनी कर दी। उसके बाद वह जमीन पर पड़े नोट उठाने के लिए नीचे झुका और फिर उसने खुद से सोचा, इस तरह मैं 200 रुपए कमा लूंगा और यह मेरे लिए सब्जी और अचार का एक जार खरीदने के लिए बहुत है। मुझे अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। शौर्य, मत जाओ। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो हम तुम्हें कुछ उधार दे देंगे और तुम्हें हमें वापस देने की भी जरूरत नहीं होगी। हॉस्टल का मुखिया शौर्य के प्रति सहानुभूति रखने से खुद को रोक नहीं पाया। शौर्य ने मुस्कुराने से पहले अपना सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद, लेकिन कोई बात नहीं। बोलने के बाद शौर्य हॉस्टल से बाहर जाने के लिए मुड़ा। इस समय सभी लड़के दया से अपना सिर हिलाते हुए शौर्य की पीठ की ओर देख रहे थे। वास्तव में शौर्य दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहता था और वह अपने कॉलेज के जीवन का भी आनंद लेना चाहता था। हालांकि वह बहुत गरीब लड़का था। हालांकि उसके हॉस्टल के अन्य लड़के उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वे उस पर दया करें। अपने हॉस्टल के रूममेट्स के अलावा शौर्य का कॉलेज में कोई और दोस्त नहीं था। शौर्य, मैंने मोहित को यह कहते हुए सुना कि तुम नीचे जा रहे हो, है ना? इस समय एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहने लड़का बगल के हॉस्टल से बाहर निकला। उसका नाम कुणाल था और वह मोहित के हॉस्टल का मुखिया था। वह हर लड़की का आइडियल था, क्योंकि वह न केवल अमीर था बल्कि वह बहुत सुंदर भी था। हालांकि वह हमेशा शौर्य को नीची नजर से देखता था, क्योंकि उसे लगता था कि शौर्य एक गंदगी है। शौर्य समझ नहीं पा रहा था कि कुणाल को क्या चाहिए था। शौर्य ने बस सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं नीचे जा रहा हूं। कुणाल ने शौर्य को सामान से भरा एक बॉक्स देने से पहले मुस्कुराया। मेरा एक दोस्त आज स्टेशन में इंतजार कर रहा होगा, उसे यह बॉक्स दे दो। यह तुम्हारे लिए 1000 रुपए है। एक प्ले बॉय था और हर कोई जानता था कि वह अक्सर अलग अलग लड़कियों को होटल में मिलने के लिए कैसे मना लेता था। कुणाल के कई दोस्त भी थे जो यही करते थे। हालांकि शौर्य ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वह पहले से ही दूसरों के लिए काम करने का आदी था। उसने बस डिब्बा और 100 रुपए लिए और फिर नीचे चला गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसे में कुणाल की हल्की हंसी सुनाई दी। शौर्य लैपटॉप लेने और मिनरल वाटर की बोतल खरीदने के लिए नीचे गया, इससे पहले कि वह कुणाल के लिए सामान का डिब्बा स्टेशन तक छोड़ने का फैसला करता। कॉलेज के बाहर छोटा सा पार्क रात में जोड़ों के लिए अपनी गुप्त मुलाकात के लिए एक बहुत प्रसिद्ध जगह थी। उसके बाद शौर्य उस जगह पर पहुंच गया जिसका जिक्र कुणाल ने उससे किया था। वह तुरंत पार्क में बैठे एक आदमी और एक औरत को बात करते हुए देख सकता था और साथ में हंस रहे थे। हालांकि शौर्य चौंक गया जब उसने चांदनी के नीचे उस आदमी और औरत के चेहरे देखे। वह दंग रह गया। यह अदिति थी,
शौर्य की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसके हाथ में जो सामान था वह जमीन पर गिर गया। अदिति शौर्य की पूर्व प्रेमिका थी और उन दोनों के ब्रेकअप को सिर्फ 3 दिन हुए थे। बेशक यह अदिति ही थी जो रिश्ता खत्म करना चाहती थी। जब वे ब्रेकअप कर रहे थे, अदिति ने उससे कहा था कि वह कुछ समय अकेले में बिताना चाहती है। हालांकि सिर्फ 3 दिन हुए थे और वह पहले से ही ग्रोव में किसी दूसरे आदमी के साथ समय बिता रही थी। उन दोनों ने भी तुरंत शौर्य की उपस्थिति को नोटिस किया और उनके चेहरे पर भाव अचानक बदल गए। शौर्य, तुम यहां क्यों हो? तुम मुझे गलत मत समझो, मैं यहां विवान के साथ हूं क्योंकि। अदिति तुरंत घबरा गई। इस समय उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। यह नहीं जानती थी कि शौर्य का सामना कैसे करे। विवान लोवेल नाम का लड़का, जो दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा था, ने शौर्य द्वारा जमीन पर गिराए गए सामान के डिब्बे पर नजर डाली और फिर जोर से हंस पड़ा। लानत है, कुणाल वाकई लोगों को बेवकूफ बनाना जानता है। मैंने उससे सामान का यह डिब्बा भेजने के लिए कहा था और मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हें अपने कामों के लिए यहां भेजेगा। यह रोमांचक है, यह वाकई बहुत रोमांचक है। शौर्य जानता था कि विवान, जो दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा था, कुणाल का करीबी दोस्त था। उसके परिवार के पास कई रेस्तरां थे और वह आम तौर पर स्कूल जाने के लिए BMW 3 सीरीज कार चलाता था। विवान की बातें सुनकर शौर्य सिर्फ अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर सका। पता चला कि कुणाल ने जानबूझकर ऐसा किया था। इसके अलावा शौर्य का मानना था कि अदिति के साथ उसके ब्रेकअप में कुणाल की वास्तव में भूमिका थी। अन्यथा उनके ब्रेकअप के कुछ ही दिनों बाद अदिति विवान के साथ क्यों होती? अदिति, मुझे पता है कि तुम मुझे नापसंद करती हो, लेकिन हमारे ब्रेकअप के बाद तुम्हें इस तरह के व्यक्ति के साथ रहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इससे पहले उसने कितनी गर्लफ्रेंड बदली हैं? शौर्य ने जोर से चिल्लाया। वह इस लड़की से बहुत प्यार करता था। वह उससे वाकई प्यार करता था। जब अदिति ने शौर्य की बातें सुनी तो वह बहुत चिंतित और परेशान महसूस करने लगी। शौर्य, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मुझे सिखाओ कि मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए और क्या करना चाहिए? मैंने पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और मैं जिसके साथ रहना चाहती हूं उसके साथ रहना चुन सकती हूं। साथ ही इस समय अदिति गुस्से में थी। उसके बाद उसने शौर्य को घूरते हुए कहा, क्या तुम यहां जानबूझकर मुझे घृणा करने आए हो? चले जाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद अदिति आगे बढ़ी और शौर्य के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस समय विवान और भी जोर से हंसा। हा 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 हा, अदिति, तुम उसे क्यों भगा रही हो? तुम्हें उसे वहीं रहने देना चाहिए और हमें देखना चाहिए। अदिति तुरंत शर्मा गई। विवान, इस लड़के को यहां देखकर मेरी सारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। शायद अगली बार। उसके बाद अदिति विवान की पकड़ से मुक्त हो गई। शौर्य को नहीं पता था कि वह पार्क से कैसे दूर चला गया और उस पल उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। सब कुछ पैसे पर निर्भर था। शौर्य इस हालत में था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। हा हा हा। अपने हॉस्टल में लौटने के बाद शौर्य का स्वागत गलियारे में उसके सहपाठियों की हंसी से हुआ। कुणाल जोर से हंसते हुए अपना पेट पकड़े हुए था। उसने स्पष्ट रूप से अपने सभी सहपाठियों को इस मामले के बारे में बताया था। हा हा हा। शौर्य, जब तुम पहले सामान पहुंचा रहे थे तो तुमने क्या देखा? मोहित उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। लानत है, अदिति का फिगर वाकई सबसे परफेक्ट है, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। शौर्य ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और इस समय उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह वाकई कुणाल को मारना चाहता था। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शौर्य गुस्से से फुसफुसाया। कुणाल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे देखो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। हमारी कक्षा के सभी गरीब लोगों में से तुम ही हो जिसे मैं सबसे ज्यादा नीची नजर से देखता हूं। अदिति एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता होना बहुत बेकार है। मेरे भाई के लिए कम से कम कुछ दिनों तक उसके साथ मौज मस्ती करना और खेलना बेहतर होगा। वैसे शौर्य, क्या तुम्हें पता है कि विवान ने आधे घंटे से भी कम समय के लिए उसे मैसेज करने के बाद उठा लिया था, जबकि तुम्हें 1 साल से भी ज्यादा समय तक उसका पीछा करना पड़ा था? तब जाकर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हुई। इस समय सभी हंस रहे थे और किसी को भी शौर्य की गरिमा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैंने यह तुम्हारे लिए किया। शौर्य तुरंत कुणाल की ओर दौड़ा। नतीजतन उसे कुणाल के दोस्तों ने पीटा।
अंत में शौर्य के रूममेट्स उसकी मदद के लिए आए और उसे वापस अपने हॉस्टल में ले गए। शौर्य ने अपना चेहरा रजाई से ढक लिया और बिस्तर पर लेटे लेटे रोता रहा। क्यों? वे मुझे क्यों धमकाते हैं और मेरी गरिमा को कुचलते हैं? क्यों? क्या मैं सिर्फ इसीलिए कोई भावना नहीं रखता क्योंकि मैं गरीब हूं? क्या मैं उनकी नजर में इंसान नहीं हूं? शौर्य अंदर ही अंदर संघर्ष करता रहा और वह अपने गालों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाया। वह उस दृश्य को भूल नहीं पाया जो उसने आज रात देखा था। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक चादर के नीचे दुबका रहा, रोता रहा और फिर आखिरकार सो गया। शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत अंधेरी और खामोश रात थी, शौर्य उस रात बहुत शांति से सोया। जब वह अगली सुबह उठा तो हॉस्टल में कोई नहीं था। शौर्य जानता था कि हॉस्टल का मुखिया उसे जगाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगा होगा कि पिछली रात की घटनाओं के बाद कक्षा में जाने के बजाय हॉस्टल में रहना शौर्य के लिए बेहतर होगा। जब शौर्य ने अपना सेल फोन उठाया तो उसने पाया कि उसे कई टेक्स्ट संदेश और मिस्ड कॉल मिले थे। शौर्य को आश्चर्य हुआ कि वे सभी विदेशी नंबर थे। शौर्य को एक टेक्स्ट संदेश भी मिला जिसमें कहा गया था कि किसी ने उसके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। वर्ल्ड बैंक 19 साल 107 पर समाप्त होने वाले आपके खाते का बैलेंस 9 करोड़ रुपए। जब शौर्य ने संख्याओं की श्रृंखला देखी तो वह दंग रह गया। 90 करोड़! कौन उसे 90 करोड़ ट्रांसफर करेगा? शौर्य ने ट्रांसफर की पुष्टि करने के लिए जल्दी से बैंक को फोन किया और बैंक से पुष्टि प्राप्त करने के बाद वह और भी उलझन में पड़ गया। इस समय उसका सेल फोन फिर से बजने लगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबर से एक और फोन कॉल था और शौर्य ने तुरंत कॉल का जवाब दिया। शौर्य, क्या तुम्हें वह पैसा मिला है जो मैंने तुम्हें ट्रांसफर किया था? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। लाइन के दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बहन, क्या चल रहा है? क्या तुम और हमारे माता पिता विदेश में पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं? तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? शौर्य पूरी तरह से सदमे में था। अरे, हमारे पिता तुमसे अगले 2 साल तक सच्चाई छिपाने का इरादा कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है कि तुम स्कूल में लगातार परेशान हो रहे हो। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही खबर बताने की योजना बनाई। हमारा परिवार वास्तव में बहुत अमीर है। अग्रवाल परिवार का दुनिया भर में एक बड़ा व्यापार उद्योग है। क्या तुम जानते हो कि अफ्रीका में सोने की 80% खदानें, खनिज और पेट्रोलियम वास्तव में हमारे परिवार के हैं? इसमें मुंबई और विदेशों में अन्य सभी उद्योग शामिल नहीं हैं। क्या? शौर्य ने तुरंत ही सांस रोक ली। अगर यह 90 करोड़ उसके हाथ में न होता तो वह इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसे वाकई लगा कि उसकी बहन सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही है। मुझे पता है कि शौर्य, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना वाकई मुश्किल लग रहा है, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करना सीखना होगा। शुरुआत में मैं भी एक गरीब माहौल में पला बड़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद मैं धीरे धीरे एक अमीर व्यक्ति की जीवन शैली जीने का आदी हो गई हूं। वैसे मैंने तुम्हें कुरियर से कुछ भेजा है और यह आज सुबह तक आ जाना चाहिए। अब तुम्हें भविष्य में पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आजकल मुंबई में किसी भी चीज की कीमत कितनी है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, अभी के लिए 90 करोड़ का इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें अगले महीने फिर से फोन करूंगी। फोन रखने के बाद भी शौर्य को यकीन नहीं हो रहा था। वह अपनी पूरी जिंदगी एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहा था, लेकिन वह वास्तव में सेकंड जनरेशन का अमीर बच्चा था। शौर्य को यह पता चला कि उसके माता पिता और बहनें उससे झूठ बोल रही थीं। जब उन्होंने उस बताया था कि वे विदेश में काम कर रहे हैं, वो तो खुद एक अमीर परिवार से थे। उसके बाद शौर्य ने सीधे अपने माता पिता को फोन किया। वे शुरू में नाराज थे कि उसकी बहन ने उनकी अनुमति के बिना उन्हें उनकी संपत्ति के बारे में बताया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने शौर्य से माफी मांगने का फैसला किया। शौर्य के पिता ने उससे कहा कि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह उसे एक विनम्र व्यक्तित्व वाला बनाना चाहते थे। उसके बाद उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। हालांकि उसके बाद शौर्य ने बैंक से 1 करोड़ निकाले। साथ ही वह अपनी बहन द्वारा भेजे गए ब्लैक बैंक कार्ड के साथ खरीदारी करने जा रहा था। शौर्य अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। क्या यह सिर्फ एक सपना था? शौर्य इस समय बहुत उत्साहित था। हा, अदिति, अगर तुमने मुझसे नाता नहीं तोड़ा होता तो मैं तुम्हें अब जो भी चाहिए वो खरीद सकता था। विवान और कुणाल, तुमने पहले ही यूनिवर्सिटी में मेरा बहुत अपमान किया है और मेरा मजाक उड़ाया है।
मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों भविष्य में कैसी प्रतिक्रिया दोगे। शौर्य ने खुद पर कड़वाहट से मुस्कुराया। जब वह बैंक से निकला तो दोपहर हो चुकी थी। इस समय शौर्य का सेल फोन बजा और उसे एहसास हुआ कि यह उसके छात्रावास के प्रमुख का फोन था। नमस्ते शौर्य, क्या तुम ठीक हो? तुम छात्रावास में क्यों नहीं हो? ओ, मैं टहलने के लिए बाहर गया था। हम में से कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं। हम तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं। वैसे आज रिया का जन्मदिन है। चूंकि वह तुमसे संपर्क नहीं कर सकी, इसलिए उसने मुझसे तुमसे पूछने के लिए कहा है कि क्या तुम आज रात उसकी जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो रहे हो। उसने कहा कि उसने कुछ दिन पहले ही तुम्हें अपने जन्मदिन के जश्न के बारे में बताया है। उसकी बातें सुनने के बाद शौर्य ने अपने फोन पर मिस्ड कॉल की सूची देखी, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में रिया के कुछ कॉल मिस कर दिए हैं। रिया शौर्य की क्लासमेट थी और न केवल वह बहुत सुंदर थी, बल्कि वह शौर्य के बहुत करीब भी थी। अदिति के अलावा रिया शौर्य की एकमात्र फ्रेंड थी। दरअसल शौर्य को याद आया कि कुछ दिन पहले रिया ने उसे अपने जन्मदिन के बारे में बताया था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह कुछ दिन पहले से ही अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब शौर्य ने अपने सामान्य दोस्तों के समूह में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहने का फैसला किया। तो वह जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं जाएगा? मुझे उसके लिए जन्मदिन का उपहार लेना है ना? फोन रखने के बाद शौर्य ने अपने चारों ओर देखा और एकमात्र चीज जिसने उसे आकर्षित किया वह थी हर्मीस की दुकान। यह एक विश्व प्रसिद्ध लग्जरी स्टोर था जिसमें बहुत ही शानदार सामान मिलते थे। भले ही यह बहुत महंगा था, शौर्य के कॉलेज से कई अमीर बच्चे यहां आना पसंद करते थे, मुख्यतः प्रतिष्ठा के कारण। शौर्य ने स्टोर में प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अचानक उसे यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड का ख्याल आया, जो उसकी बहन ने आज उसे भेजा था। इस समय उसे बहुत लालच महसूस हुआ। शुरू में वह पैसे खर्च करने में बहुत अनिच्छुक था, लेकिन जब उसने कार्ड के बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसे करना चाहिए। गहरी सांस लेने के बाद शौर्य तुरंत हेमीज बुटीक स्टोर में चला गया। नमस्ते सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सेल्स गर्ल ने शौर्य का बहुत विनम्रता से अभिवादन किया। हालांकि जब उसने शौर्य के कपड़ों पर नजर डाली तो उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था, फिर भी वह बहुत विनम्र थी। वह जानती थी कि इस स्टोर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति आमतौर पर पहले इधर उधर देखता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसके जैसा कोई व्यक्ति उनके बुटीक स्टोर में क्यों प्रवेश करना चाहेगा। मैं पहले स्टोर के चारों ओर एक नजर डालूंगा, शौर्य ने तुरंत जवाब दिया। यह उसका पहला मौका था जब वह इस तरह के शानदार बुटीक स्टोर में गया था, इसलिए उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या खरीदना है। सेल्स गर्ल के चेहरे पर शौर्य को देखते ही एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। विवान, क्या तुम मेरे लिए एक बैग खरीद सकते हो? इस समय एक जानी पहचानी आवाज शौर्य के कानों तक पहुंची और उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की स्टोर में चल रही है और उसने दूसरे आदमी की बांह पकड़ी हुई है। शौर्य के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उसने पीछे मुड़कर उस जोड़े को देखा। ये कोई और नहीं बल्कि विवान और आदित्य थे। नमस्ते, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, मिस्टर विवान? वह वाकई बहुत खूबसूरत है। जैसे ही शौर्य के पास खड़ी सेल्स गर्ल ने विवान को देखा, उसके रवैये में एक 180 डिग्री का बदलाव आया और उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। हर कोई जानता था कि विवान अमीर लड़का था और वह जहां भी जाता था बहुत आकर्षक होता था। यही कारण था कि सेल्स गर्ल तुरंत उसके पास पहुंची। यह मेरी गर्लफ्रेंड अदिति है, उसके लिए एक बैग खरीदना चाहता हूं। इस समय अदिति शर्मा गई। विवान वास्तव में एक अमीर युवक था जिसे हर जगह पहचाना जाता था। इस समय अदिति ने एक बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, विवान, मुझे यह बैग चाहिए। बैग को एक कैबिनेट के अंदर रखा गया था और यह बहुत शानदार और भव्य लग रहा था। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराने से पहले कहा, यह बैग एक कलेक्टर का लिमिटेड एडिशन है जिसे R.MIS की 200वीं वर्षगांठ का जश्न में बनाया गया था। दुनिया भर में इस बैग की केवल 200 कॉपी बनाई गई हैं और इसकी कीमत 20 लाख है। क्या? अदिति को बहुत आश्चर्य हुआ और वह खुद को रोक नहीं पाई और जोर से चिल्लाई। विवान भी थोड़ा उछल पड़ा और फिर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह बेहतरीन कारीगरी वाला एक हस्तनिर्मित बैग है। इसे पिछले साल ही रिलीज किया गया था और यह पहले ही दुनिया के शीर्ष 10 लग्जरी सामानों की सूची में से एक स्थान जीत चुका है ना?
विवान के व्यापक ज्ञान पर वो लड़की बहुत हैरान थी। आपको बैग के बारे में बहुत कुछ पता है। विवान ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, मुझे लग्जरी सामानों पर शोध करना पसंद है, लेकिन यह वास्तव में बहुत महंगा बैग है। उसके बाद विवान ने अदिति को देखा और फिर कहा, मेरी प्यारी, तुम्हारा टेस्ट वाकई बहुत बढ़िया है। चलो तुम्हें एक और बैग दिलवाते हैं जिसकी कीमत 1 लाख तक हो। विवान 20 लाख का बैग खरीदने के बजाय मरना पसंद करेगा। अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रिया के बॉयफ्रेंड ने उस 2 लाख का बैग खरीदा है। ठीक है, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक मुझे मेरी जेब खर्ची नहीं मिल जाती। इस समय अन्य लोग जिन्होंने अभी अभी सेल्स गर्ल को बैग के बारे में विवान को बताते हुए सुना था, वे जल्दी से उस कैबिनेट को घेर लेते हैं जिसमें आलीशान बैग था। जब विवान 20 लाख की कीमत वाले बैग के बारे में बात कर रहा था तो वह बहुत जानकार लग रहा था। हर कोई उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित था। जब शौर्य ने देखा कि सेल्स गर्ल पहले ही उसे अकेला छोड़ चुकी है तो वह अब बुटीक शॉप में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अदिति उसे देखे। इस समय एक छोटी सेल्स गर्ल अचानक शौर्य के पास आई और फिर झुककर बोली, हेलो सर, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी सेल्स गर्ल के तौर पर काम करना शुरू किया है। वह अभी भी थोड़ी डरपोक थी। हालांकि इससे शौर्य का दिल खुश हो गया क्योंकि वह बहुत विनम्र थी। ओह, मैं किसी को जन्मदिन का उपहार खरीदना चाहता हूं, शौर्य ने तुरंत जवाब दिया। सर, क्या आपके पास शॉपर्स कार्ड है? अगर आपके पास है तो आप अपनी खरीदारी पर छूट का आनंद ले पाएंगे। हालांकि शौर्य उसका पहला ग्राहक था, लेकिन उसने उसे सिर्फ उसके साधारण और सहज रूप के कारण नहीं आंका। इसके बजाय वह उससे बहुत ही पेशेवर तरीके से बात करती रही। ओह हां, क्या आप कृपया इसे देख सकते हैं? शौर्य ने यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड निकाला जो उसकी बहन ने उसे दिया था और फिर उसे सेल्स गर्ल को दे दिया। जब सेल्स गर्ल ने कार्ड देखा तो उसकी आंखें चौंक गईं। यह ब्लैक गोल्ड कार्ड? सेल्स गर्ल हैरानी और अविश्वास में शौर्य को देखती रही। यह युवक एक साधारण छात्र की तरह लग रहा था, न कि कोई प्रसिद्ध अमीर आदमी। उसके पास ब्लैक गोल्ड कार्ड कैसे हो सकता है? शौर्य उलझन में पड़ गया और उसने पूछा, ब्लैक गोल्ड कार्ड क्या होता है? यह एक सर्वोच्च स्तर का कार्ड है और आप इस कार्ड पर 100 करोड़ तक खर्च कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक लेन देन के लिए न्यूनतम राशि 10 लाख। सर, शौर्य इस समय और भी उलझन में था। वह जानता था कि उनका परिवार अमीर है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे इतने अमीर हैं। सर, हमारे स्टोर में वर्तमान में जो आइटम हैं, उनके आधार पर आप इस ब्लैक गोल्ड कार्ड का उपयोग इस दुकान में किसी भी नियमित लग्जरी सामान पर नहीं कर सकते। हालांकि यदि आप कलेक्टर के लिमिटेड बैग को पसंद करते हैं तो आप आसानी से न्यूनतम लेन देन राशि तक पहुंच सकते हैं। मैं इसे अभी आपके पास लाकर देती हूं। सेल्स गर्ल ने तुरंत जाने से पहले फिर से झुककर प्रणाम किया। उसी समय अदिति और विवान अभी भी बुटीक स्टोर के चारों ओर देख रहे थे, क्योंकि वे अपने चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ सभी बैग की जांच कर रहे थे। युवा सेल्स गर्ल ने कलेक्टर के लिमिटेड बैग को बाहर निकालने से पहले कैबिनेट को अनलॉक किया। उस दूसरी ने तुरंत भौहें सिकोड़ी और फिर कहा, ये अब तुम क्या सोच रही हो? दूसरी लड़की ने पलटकर जवाब दिया, मैं एक ग्राहक को यह बैग दिखाना चाहती हूं। क्या यह ऐसा बैग है जिसे आपको किसी भी ग्राहक को दिखाना चाहिए? आप इसे किसे दिखा रहे हैं? पहली लड़की ने उस दूसरी सेल्स गर्ल को घूरते हुए भौहें सिकोड़ी। उस दूसरी लड़की ने शौर्य की दिशा में देखा और सम्मानपूर्वक कहा, यह सज्जन यहां हैं। विवान और अदिति भी उस दिशा में देखने के लिए मुड़े जिस ओर सेल्स गर्ल इशारा कर रही थी। फिर वे जोर से हंस पड़े। हा हा हा। शौर्य को देखकर विवान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अगर वह रोक पाता तो हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो जाता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह आदमी कलेक्टर एडिशन बैग देखना चाहता है? विवान ने शौर्य की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए पूछा। यह विवान के लिए एक बड़ा मजाक था। विवान ने अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ शौर्य को देखा और शौर्य को इस समय थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वहां लोगों की भीड़ उसे घूर रही थी। पहली सेल्स गर्ल के चेहरे पर भी एक बदसूरत भाव था जब उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह आदमी हमारे बुटीक स्टोर में कोई भी बैग खरीदने में सक्षम होगा? तुम किससे मजाक कर रही हो? नहीं मानसी, उस ग्राहक के पास ब्लैक गोल्ड कार्ड है। वह हमारा वीआईपी ग्राहक है। हा हा हा। विवान फिर से जोर से हंसा। एक वीआईपी ग्राहक? वह एक प्रसिद्ध कंगाल है।
हमारे कॉलेज में। अदिति ने भी घृणा से शौर्य को घूरते हुए कहा, शौर्य, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुम इस जगह को तुरंत क्यों नहीं छोड़ देते? हा हा हा। शौर्य ने इधर उधर देखा क्योंकि लोगों की भीड़ उसका मजाक उड़ा रही थी। युवा सेल्स गर्ल भी बहुत मुश्किल स्थिति में थी क्योंकि मानसी घृणा से शौर्य को घूर रही थी। इस समय शौर्य काउंटर पर अपना ब्लैक गोल्ड कार्ड रखने से पहले बस काउंटर पर चला गया। मैं आज वह कलेक्टर एडिशन बैग खरीदूंगा। अब आगे क्या होगा? क्या शौर्य वो बैग खरीद पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर शौर्य सिर्फ और सिर्फ वीके स्टोरी वर्ल्ड पर। शौर्य, तुम अमीर होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अदिति ने तिरस्कार पूर्वक पूछा। हालांकि शौर्य द्वारा काउंटर पर ब्लैक गोल्ड कार्ड रखने के बाद मानसी, जो कि पहली सेल्स गर्ल थी, चौंक गई। लग्जरी स्टोर के लिए यह यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवारों के लिए ही उपलब्ध था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ब्लैक गोल्ड कार्ड का मालिक वास्तव में बहुत अमीर और शक्तिशाली था। दूसरी तरफ प्रीति, जो बाद में शौर्य को अटेंड करने के लिए आई थी, जल्दी से कार्ड रीडर को काउंटर पर ले आई। उसके बाद शौर्य ने कार्ड रीडर में पासकोड के रूप में अपना जन्मदिन दर्ज किया और लेन देन सफल रहा। लेन देन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। हे भगवान! भीड़ में मौजूद हर कोई हैरान था। हे भगवान, क्या इस छोटे लड़के ने अभी अभी 20 लाख का हर्मीस कलेक्टर एडिशन बैग खरीदा है? वो वाकई बहुत अमीर है। क्या यह सच में इतना अमीर लड़का है? हर कोई शौर्य को हैरान आंखों से देख रहा था। इस समय विवान भी अविश्वास में शौर्य को देख रहा था। यह फटीचर इतना अमीर कैसे हो सकता है? उसके दिल में एक तेज दर्द महसूस हो रहा था। अब वह एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। इस समय अदिति के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। तुम शौर्य, तुम्हें यह कार्ड कहां से मिला? वह जब चाहे 20 लाख का बैग कैसे खरीद सकता था? अदिति को यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य के पास यूनिवर्सल ग्लोबल सुप्रीम शॉपर्स कार्ड भी है। यहां तक कि वह कार्ड भी अपने आप में बहुत कीमती था। शौर्य ने अदिति की तरफ देखा लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वह अभी भी अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस कर सकता था, लेकिन वह अदिति के प्रति अभी भी बहुत रूढ़ था। इस समय शौर्य ने अपने दिल में सोचा, मेरी बहन ने ही मुझे यह कार्ड दिया था और मैं वास्तव में 20 लाख तक की कीमत वाली कोई चीज खरीद सकता हूं। सर, मैं इस आइटम को तुरंत आपके लिए पैक कर दूंगा। कृपया 10 मिनट तक प्रतीक्षा करें। यह एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैग की पैकेजिंग एकदम सही हो। शौर्य को लोगों की भीड़ से बहुत अजीब फील कर रहा था। पैकिंग होने के बाद शौर्य ने बैग को अपने हाथ में लिया और तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। 1 मिनट रुको, वहीं रुक जाओ। विवान के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था जब वह शौर्य को जाने से रोकने के लिए उसके सामने चला गया। तुम्हें क्या चाहिए? शौर्य ने ठंडे अंदाज में पूछा। विवान ने शौर्य के हाथ में ब्लैक गोल्ड कार्ड की ओर इशारा करने से पहले नाक सिकोड़ी। मुझे संदेह है कि तुमने इस ब्लैक गोल्ड कार्ड को इसके मालिक से चुराया है। आखिरकार आजकल किसी का पासवर्ड या पासकोड चुराना इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद विवान ने मानसी की ओर देखा और कहा, मानसी, मैं आपको सलाह दूंगा कि तुम इस मामले की जांच के लिए तुरंत अपने मैनेजर को बुलाएं। अगर यह कार्ड वास्तव में चोरी हो गया था तो जब यह मामला उजागर होगा तो यह आपके बुटीक स्टोर का नाम बदनाम होगा। इस समय अदिति को होश आया और उसने जल्दी से कहा, हाँ मानसी, शौर्य जैसे कंगाल के पास इतना बढ़िया कार्ड कैसे हो सकता है और वह इतना महंगा बैग कैसे खरीद सकता है? अदिति को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। मानसी को लगा कि वे जो कह रहे थे वह पूरी तरह से सही था, इसलिए उसने शौर्य की ओर देखा और कहा, सर, कृपया यहां एक पल रुकें, हमारा मैनेजर तुरंत यहां आएगा। उसके बाद सभी ने शौर्य का रास्ता रोक दिया, जैसे कि वे किसी धोखेबाज को भागने से रोकने की कोशिश कर रहे हों। शौर्य ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सिर्फ एक बैग खरीदने के लिए इतनी परेशानी खड़ी कर देगा। हालांकि वह जानता था कि वह चाहकर भी अब नहीं जा पाएगा। वह सिर्फ यहां खड़ा रह सकता था और स्टोर मैनेजर का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकता था। बहुत जल्द 30 की उम्र वाली एक महिला जो बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थी, लोगों की भीड़ के सामने प्रकट हुई। मानसी ने तुरंत मैनेजर से कहा कि उसे संदेह है कि शौर्य एक धोखेबाज है जिसने किसी और का ब्लैक गोल्ड कार्ड चुराया है। मैनेजर ने शौर्य की ओर देखा और फिर कहा, मुझे खेद है सर, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप कृपया मुझे अपना ब्लैक गोल्ड कार्ड चेक करने की अनुमति देंगे?
वह बहुत विनम्र और सम्मानजनक थी, क्योंकि वह स्टोर की मैनेजर थी और वह अपने ग्राहकों को सिर्फ उनके दिखावे से नहीं आंकती थी। शौर्य इस समय बहुत असहाय महसूस कर रहा था और वह बिना कुछ कहे अपना कार्ड मैनेजर को सौंप सकता था। मैनेजर ने एक विशेष कार्ड रीडर निकाला। उसके बाद उसने कुशलता से कार्ड को अंदर रख दिया। सर, क्या आप कृपया मुझे अपना अंतिम नाम बता सकते हैं? मैं आपकी पहचान संख्या भी जानना चाहूंगी, महिला मैनेजर ने सम्मानपूर्वक अनुरोध किया। मेरा नाम शौर्य क्रॉफोर्ड है और मेरी बहन का नाम जेसिका क्रॉफोर्ड है। हालांकि उसकी बहन ने उसके कार्ड के पासकोड के रूप में उसकी जन्मतिथि डाली थी, शौर्य को यकीन नहीं था कि कार्ड उसके नाम पर है या उसकी बहन के नाम पर। शौर्य ने यह भी कहा कि वह कार्ड के लिए पासकोड के रूप में अपनी जन्मतिथि दर्ज करवा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पहचान पत्र मैनेजर को सौंप दिया। हम देखते हैं अब वह खुद को कैसे समझाएगा, विवान ने कहा और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। उसके बाद उसने अपना सेल फोन निकाला ताकि शौर्य के बारे में सच्चाई पता चलते ही वह पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर सके। महिला मैनेजर ने अपनी जांच जारी रखी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में भय की झलक दिखाई दी जब उसने देखा कि शौर्य वास्तव में ब्लैक गोल्ड कार्ड का असली मालिक था। वह सच में बहुत ज्यादा रईस था और इसका मतलब था कि वह दुनिया के एक बहुत अमीर और शक्तिशाली परिवार का सदस्य था। मैनेजर को तुरंत पसीना आ गया। मानसी ने वास्तव में उसे इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ग्राहक को नाराज करने पर मजबूर कर दिया था। महिला मैनेजर ने शौर्य के पास जाने से पहले कार्ड अपने हाथ में लिया और सम्मानपूर्वक उसके सामने झुकी। मिस्टर अग्रवाल, अगर मैंने आपको नाराज किया है तो मुझे बहुत खेद है। कृपया मुझे आपका ब्लैक गोल्ड कार्ड आपको वापस करने दें। क्या? हर कोई दंग रह गया। मानसी शौर्य के रास्ते में खड़ी थी क्योंकि वह उसे जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी और इस समय वह बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैनेजर, क्या आप वाकई में कोई गलती नहीं कर रहे हैं? क्या यह व्यक्ति वास्तव में इस कार्ड का मालिक है? महिला मैनेजर ने अपना हाथ उठाया और मानसी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। अब हट जाओ। मानसी ने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लिया और जल्दी से एक तरफ हट गई। विवान और अदिति अचंभित थे। महिला मैनेजर जानती थी कि वे दोनों शौर्य को जानते हैं और वे ही थे जो उसका उपहास करने और उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह आज ही उन दोनों को स्टोर से बाहर निकालकर शौर्य का पक्ष जीत ले तो यह सबसे अच्छा होगा। मैनेजर जल्दी से विवान और अदिति के पास गई और फिर उसने कहा, माफ कीजिए, आप दोनों क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? तुमने हमारी सेल्स गर्ल को हमारे सबसे मूल्यवान ग्राहक को अपमानित करने के लिए क्यों उकसाया? विवान ने मैनेजर को घूरते हुए कहा, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए बोल रहा था। हम तुम्हारी भलाई की सराहना करते हैं, लेकिन अगर तुम कुछ भी खरीदने नहीं जा रहे हो तो हम सच में इसकी सराहना करेंगे अगर तुम तुरंत हमारे स्टोर से चले जाओ। महिला मैनेजर के शब्द बहुत तीखे और ठंडे थे। वह उन्हें स्टोर से बाहर खदेड़ रही थी। अदिति ने विवान की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकाल पाएगा। हालांकि इस समय विवान भी बहुत पसीना बहा रहा था। अगर वह 1 लाख का बैग खरीदने के लिए पैसे भी खर्च कर दे तो भी वह शौर्य की तुलना में कुछ भी नहीं होगा। शौर्य एक बेहतरीन ग्राहक था। चलो चलते हैं। विवान ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अदिति को स्टोर से बाहर खींच लिया। इस समय मानसी भी शौर्य के सामने झुक रही थी। माफ करना, मुझे बहुत खेद है मिस्टर अग्रवाल सी। उसे अपने की पर पछतावा हुआ और उसे वाकई अपने ग्राहकों को उनके दिखावे से आंकने का पछतावा हुआ। शौर्य ने उसकी तरफ आंख मूंद ली और वह प्रीति की तरफ मुस्कुराया और फिर बोला, आज की सारी परेशानी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बैग पैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जल्दी में हूं। अलविदा। उसके बाद शौर्य ने बैग अपने हाथों में लिया और तुरंत वहां से चला गया। यह पहली बार था जब उसने पैसों की लड़ाई में जीत हासिल की थी। दरअसल वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतना फिजूल खर्ची करता हो। हालांकि शौर्य अब एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे की चिंता किए बिना अपना जीवन जी सकता था। स्टोर से निकलने के बाद शौर्य का सेल फोन फिर से बजने लगा। यह रिया का फोन था। कॉल का जवाब देते ही शौर्य को लाइन के दूसरी तरफ से रिया की बेचैन आवाज सुनाई दी। शौर्य, मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन तुम मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हो। तुम्हें आज रात मेरी जन्मदिन की पार्टी में आना है। तुम्हारे सभी छात्रावास के साथी पहले से ही यहां हैं। शौर्य मुस्कुराया और फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आता हूं।
वैसे आज तुम अच्छे दिखना सुनिश्चित करो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूं, रिया ने फिर से फोन पर कहा। शौर्य असहाय होकर सिर्फ अपना सिर हिला सकता था। चूंकि वह रिया को बैग को बिना गिफ्ट पैक किए नहीं दे सकता था, इसलिए शौर्य 20 रुपए में एक प्लास्टिक बैग खरीदने के लिए पास के सुपरमार्केट में चला गया। उसके बाद उसने हेमीज बैग को लाल प्लास्टिक बैग में डाल दिया। फिर उसने एक टैक्सी ली और फिर जेड रेस्तरां पहुंच गया। इस समय जेड रेस्तरां में रिया ने फोन रख दिया और फिर अपने बगल में बैठी लंबे बालों वाली लड़की को देखकर मुस्कुराई। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। प्रिया, शौर्य मेरा बहुत करीबी दोस्त है। वह बहुत अच्छा और होशियार है। मैं बाद में तुम्हें उससे मिलवाना चाहूंगा। प्रिया ने अपने ईयरफोन पहने हुए थे और संगीत सुनते हुए अपने पैर हिला रही थी। वह वास्तव में बहुत सुंदर थी। ठीक है। प्रिया रिया बचपन की दोस्त थीं जो एक साथ बड़ी हुईं और उन्होंने एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, भले ही वे अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई कर रही थीं। चूंकि आज रिया का जन्मदिन था, इसीलिए उसने प्रिया और उसके कुछ छात्रावास के दोस्तों को उसके साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित किया था। इस समय रिया को यह भी पता था कि भले ही प्रिया बहुत सुंदर थी, लेकिन वह हाई स्कूल से ही सिंगल थी और फिलहाल वह एक बॉयफ्रेंड की तलाश में थी। प्रिया ने जूस की बोतल खोली और उसे शालीनता से पिया। तभी दरवाजा खुला। कौन आया था वहां? क्या यह शौर्य था? क्या होगा इस पार्टी में? अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर शौर्य सिर्फ और सिर्फ वीके स्टोरी वर्ल्ड पर।